Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Any doubts, बेटा? Last lecture notes? No, sir. Okay. चलिए, हेडिंग डालिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. Oxidation reactions of alkenes. And we are going to discuss the most important reaction, ओजोनोलिसिस. बहुत क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं. तो पहला हेडिंग डालिएगा, ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस बहुत ही स्पेशल है ये ओजोनोलिसिस. और ओजोनोलिसिस एक्चुअली में हम एल्कीन्स के लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिसमें आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिलता है. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड. और दूसरा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को नाम से ही पता चल रहा है. ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोन नाम से क्या पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अगर देखोगे तो एल्डिहाइड्स का फ्यूचर में ये इसको याद भी रखना कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, जबकि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट है. तो ये दोनों में ये डिस्टिंग्विश करने में बड़ा हेल्प करता है कि एक का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है और दूसरे का बहुत डिफिकल्ट है. तो जिसका ऑक्सीडेशन आसान है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. और जो नहीं जिसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है वो नहीं ऑक्सीडाइज होता है. तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन्स. ये याद भी रखना है. इतनी पार्ट देखो, मेन चीज मैं जानबूझकर पहले इस तरह लिख दे रहा हूँ सो दैट आप इस पार्ट को याद रखें. वो सारा एनालाइज जो करना है अपने को वो सब करेंगे. इतना पहले आप शुरुआत में लिखिए.
ये बेटा पढ़ा था। यस सर। सबसे पहले लिखिएगा रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। इसमें लिखिएगा alkene is a solution is alkene is dissolved in ऐसा करके alkene is dissolved in inert solvent such as CCl4. Alkene is dissolved in inert solvent CCl such as CCl4 at low temperature around -78 degrees Celsius. Around -78 degrees Celsius. And then ozone is passed into the solution. Then ozone is passed into the solution. It undergoes a concerted cycloaddition. Concerted मेरे ख्याल से आप समझते हैं, concerted cycloaddition. Concerted मतलब वन स्टेप में, cycloaddition आप समझते हैं. Concerted cycloaddition to form an unstable molozonide. बड़े खतरनाक से नाम है, molozonide. Molozonide. This molozonide, देखो बहुत सारे टीचर्स ये लिखाते भी नहीं है बेटा, ये जो molozonide वगैरह मैं लिखा रहा हूँ ना, तो ये आपको एडवांस लेवल पे जरूरत पड़ेगी, इनकी कोई जरूरत नहीं है अगर तुम लोअर एग्जाम लेवल के जो एग्जाम्स है उनके बारे में सोचते हो। वो सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट लिखना सिखा दूंगा मैं, और उस तरह की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अगर जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो तो ये सब इन डेप्थ एनालिसिस तुम्हें चाहिए जो मैं पूरा लिखा रहा हूँ। तो पहले लिख लो, कुछ टर्म्स आपको डिफिकल्ट भी लगेंगे, अपने लेवल के हिसाब से आप उसको इग्नोर कर सकते हो। मोलोजोनाइड, this molozonide rearranges to give a more stable intermediate ozonide. 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 And then this ozonide is decomposed. This ozonide is decomposed in the presence of a reducing agent. Reducing agent बहुत पॉपुलर है, जिंक डस्ट साथ में वाटर, ठीक है, जिंक डस्ट साथ में वाटर। कई बार एसिटिक एसिड भी ले लेते हैं, तो वो भी आप लिख लो, जैसे जिंक डस्ट और यहाँ पर हो सकता है तुम्हें एसिटिक एसिड दिया हो। इसके अलावा इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज किया जाता है, इतना पॉपुलर नहीं है, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये वाला आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आप मान कर चलो 90% यही पूछा जाता है। और बुक्स में भी जनरली तुम्हें यही मिलेगा, ये नीचे वाले हो सकता है तो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे। इसके अलावा H2 ले सकते हो कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक जिसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 होल थ्राइस P, इसको भी आप लिख लो। ये सब पूछा नहीं जाता उतना, फिर भी आप लिख कर रखो, कहीं मिल गया तो तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि हाँ कुछ और भी यूज करते हैं इसमें। ये लिख लीजिएगा सर। बोलो बेटा। सर थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला CH3 होल ट्वाइस S, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। CH3 होल ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड।
टू गिव, सारा लिख लिया बेटा, टू गिव, टू गिव ऐसे लिखेगा, एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स, मतलब हमको कुछ भी मिल सकता है, एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। बड़ा सबने लिख लिया? Yes, sir. एक बार रीड करो, पूरा रीड कर लो जो भी लिखा है आपने। पढ़ लिया? Yes, sir. सबसे पहले मैं तुम्हें जो प्रोडक्ट कैसे लिखना है और क्या चीजें याद रखनी वो समझाता हूँ, फिर डिटेलिंग करते हैं ना, क्योंकि मेन चीज क्या है कि ज्यादा क्वेश्चंस किस पर आते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, उसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। इतना जरूरी नहीं कि तुम्हें इन डेप्थ मैकेनिज्म आए, वो एडवांस लेवल पे ही केवल आता, तो वो भी हम करेंगे। पहले हम वो सिंपल वाला सोच लेते हैं ना, क्योंकि अपने लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में स्कोर आए। पढ़ बहुत सारा ले लोगे, इसको कोई फायदा नहीं है। तो पहले हम स्कोर वाली स्टाइल में करते हैं। तो जैसे मान लो कि तुमको एक एल्कीन दिया हुआ है, ऐसा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH ये मान लो दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैं तुम्हें फाइनल आंसर लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे एरो में या तुमको ये तुम्हें दिखाई दे सीरीज में, सीक्वेंस में ऐसा O3, और हो सकता है इसको सॉल्वेंट के साथ दे दे तुम्हें, मतलब यहाँ तुम्हारा CCl4 CH2Cl2 इस तरह लिखा होगा, और फिर सेकंड स्टेप में दे देगा तुम्हें जिंक ऑब्लिक H2O ऐसा दिया हुआ है, मान लो। समझिए? तो तुम्हें करना क्या है, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इस पे पूरा फोकस रखना, फुल फोकस इस पे होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड को तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां से तोड़ देना है, और तोड़ के थोड़ा सा इसको खिसका दो, यानी दो बना दो, और फिर दोनों तरफ ओ रख दो, यानी आपको दो प्रोडक्ट्स मिल गए, और दो प्रोडक्ट्स के बीच में हम एडिशन का साइन लगा देते हैं। आंसर क्या आसान है तुम्हारे लिए लिखना? बिल्कुल सिंपल स्टाइल सिखाइए मैंने आपको। एक्सटेंड दिस डबल बॉन्ड, break the double bond, put OO and 1 plus. This is the style you can write in your notes. ये प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से, खाली फोकस मेरा इस पे था, तो मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि मेरा CH3 ऐसा ही है, मेरा ये CH3 ऐसा ही है, और यहाँ मेरे को बस इतना लिख देना है, प्लस इधर वाले में CH डबल बॉन्ड O और CH3। हो सकता है एग्जाम में ये टेढ़ा करके लिखा हो, मतलब CH3 CHO लिख दिया हो, तो ऐसा कुछ टेंशन में नहीं आ जाना है, वो तो हमने अपनी स्टाइल से लिखा, इसलिए इस स्टाइल में लिखा। क्या सबको समझ में आया बेटा, हाउ टू राइट प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस? Yes. इसको लिख लो बेटा, ये स्टाइल है सिंपलेस्ट वे में आंसर्स को कैसे लिखें।
लिख लिया बेटा सबने? yes sir, इसको जनरल मैनर में भी लिख लो, ऐसा C डबल बॉन्ड C बना लो, इसको तोड़ते हुए ऐसा दिखाओ और इसको बस ऐसा बना दो। अब इसका जरा एनालिसिस कर लेते हैं, जो पूरा प्रोसेस है एक्चुअली में। तो जैसा तुमने क्या लिखा सबसे पहले कि जो ओजोनोलिसिस है उसमें एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनता है मोलोजोनाइड, और फिर उसके बाद बनता है ओजोनाइड। तो वो कर लेते हैं। तो इसको आप लिख लो R डैश C डबल बॉन्ड R डबल डैश R ट्रिपल डैश। तो इसके कांटेक्ट में कौन आया बेटा? ओजोन। ओजोन आपका ऐसा है, ठीक है। तो इंटरैक्शंस कैसे दिखाए जाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक साइट इंटरैक्ट्स विद न्यूक्लियोफिलिक साइट, ऐसा स्टाइल रहता है। इलेक्ट्रोफिलिक साइट इंटरैक्ट्स विद न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड है तुमने किसी एक तरफ शिफ्ट कराया और इधर शिफ्ट कराया, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसने अटैक कर दिया, ठीक। अब ये इस पे अटैक करने जा रहा है, तो और ये प्लस न्यूट्रलाइज भी होना है अपने को, तो ये जब इधर आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर जो प्लस आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये अटैक होगा। आपके एरोज देखो, कोई एक तरफ आप चालू करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा किधर मूव करना है। कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ा आसान तरीके से आप ये सोच सकते हैं। ये जब आपने सोच लिया तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। आर आर डैश सी सी आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, और यहां पर लगा दो ओ ओ ओ ओ। इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। देखो मैं बता जरूर रहा हूँ ये सब, लेकिन आप इसका टेंशन मत लेना, इसको इग्नोर कर सकते हो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप मान कर चलो लगभग नहीं आते, कोई इतना टेंशन नहीं लेना। हाँ, अगर आप तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका टेंशन नहीं लेना है। पता चला कि इसके चक्कर में तुम वो वाले क्वेश्चंस ही नहीं सोच रहे हो जो आते हैं एग्जाम्स में। तो ये बस आप लिख कर रखो। फिर क्या आपने लिखा हुआ है कि विद इन द सिस्टम ये अनस्टेबली रीअरेंज करता है, और रीअरेंज जब करता है तो ओजोनाइड बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हें ओजोनाइड का स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ। इससे तुम वहां तक पहुंचने का ट्राई करोगे अपने आप, और तुमको जो याद भी रखना है ना, वो यही याद रखना है, ऐसा। एक घर टाइप का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका ओजोनाइड है, यही रियल इंटरमीडिएट है ओजोनोलिसिस का, ओजोनाइड, ठीक है। रियल इंटरमीडिएट ऑफ ओजोनोलिसिस। अब यहां से तुम्हें यहां तक पहुंचना है, तो कुछ रीअरेंजमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो मोलोजोनाइड है ना, ये फ्रेगमेंट्स देता है, दो इसमें अलग होगा फ्रेगमेंट्स, और फिर वो वापस आपस में रिकनेक्ट होते हैं। तो इसमें ये जो बॉन्ड है, ये ये कुछ शिफ्टिंग इसकी इस प्रकार होती है, ये बॉन्ड आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर आता है, और ये जो है ये यहाँ पर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स डालता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड पे जाता है। अनफॉर्चुनेटली इतने हिस्से को अगर आप याद नहीं रखोगे तो अपने आप ये तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये प्रेडिक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, बट तुमको मैं बताता चल रहा हूँ कि क्या चीज आपको करना है क्या नहीं करना है। ये फ्रेगमेंट बनता है, फिर इनका वापस इंटरेक्शन होता है, तो ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तरह बिहेव करता है। तो ये जो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका लोन पेयर ऐसे अटैक करता है।
ये इस तरह से ये कनेक्टिविटी शुरू होती है और ये जो माइनस है ये इसमें अटैक करता है, ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तरह काम करता है। फिर इनका आपस में कनेक्शन होता है, तो जब ये यहाँ अटैक कर रहा होगा तो कार्बन पेंटावेलेंट बनेगा, तो ये आगे की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराता है, राइट। और ये यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी इसी तरह से आगे की तरफ शिफ्ट कराएगा। अब तुम देखो ये वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरी कनेक्टिविटी देखो, तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इन दोनों में इस तरह जो मैंने एरोस दिखाया उससे आपको बिल्कुल यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसका हाइड्रोलिसिस होता है, यानी तुमने इसमें जिंक H2S डाला, H2O डाला सॉरी, तो ये जो हिस्सा है ना इसको तुम ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो और जिंक को ऑक्सीजन दे दो, जिंक को ऑक्सीजन दे दो, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, आप ऐसा मानकर चलो। तो जिंक ने ऑक्सीजन ले लिया, जो बच गया हिस्सा वो तुम्हें क्लियरली विजिबल है, इसके साथ O बचेगा तो वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दूसरे वाले के साथ भी O बच रहा है तो वहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स लिख देने हैं। कॉपी कर लो इसको। ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने ओजोनलिसिस कराया, मोलोजोनाइड बनाया, फिर उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट कराया और ओजोनाइड बनाया। अब इतना सब कुछ याद रखने के बजाय मैंने तुम्हें क्या बताया है कि तुम इस इंटरमीडिएट को याद रखना जिसका नाम क्या है बेटा, ओजोनाइड, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं अब तक वो ओजोनाइड पे हैं, ठीक। लेकिन हो सकता है भाई एडवांस्ड एग्जाम में और इन डेप्थ पूछ ले तो मोलोजोनाइड वगैरह के बारे में पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है। ये लिख कर जरूर रखना है, लेकिन ज्यादा फोकस आपका जो प्रीवियस पेज में मैंने आपको समझाया हाउ टू राइट प्रोडक्ट उस पे होना चाहिए। डन सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा। नाउ आई एम टेलिंग, आई विल गिव यू सिंपल क्वेश्चंस, पहले आप ट्राई करो अपने आप, है ना। फिर मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा, इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी होगी कि किस लेवल पे मेरे को आता है और किस लेवल पे नहीं आता है। सो आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस, आप ट्राई करिए। सीधे प्रोडक्ट्स लिखना है बेटा, हाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको स्टाइल बता रखी है, हो सकता है यहाँ खाली ओजोन लिखा हो, जरूरी नहीं कि सॉल्वेंट वगैरह मेंशन किया हो। मैंने अलग अलग इसमें चेंजेस करके लिख दिए हैं, सो दैट तुमको अगर कुछ भी दे तो घबराना नहीं। बड़ा आंसर्स लिखो सारे बच्चे,
एंड यू कैन शेयर योर आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्विक। वेरी गुड बेटा, सारे आंसर एक साथ लिखो बेटा सब। हाँ, एक एक करके मत लिखो, सारे आंसर एक साथ का सारे बच्चे सारे आंसर एक साथ पहले लिख लो और फिर भेजो। वेरी गुड बेटा, ये लेकिन आंसर बदल के भेज रहा है। बाकी बच्चे भी भेजे बेटा। वेरी गुड ईशान। नो इशू सर्वेश, समझ गया, वेरी गुड। वेरी गुड हर्ष। आई एम वेरी गुड।
देखो डिस्कशन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस। देखो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ब्रेक करना था, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, और फॉर्चुनेटली इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इसको लेकिन क्या है, आपको मालूम भी होना चाहिए एक्चुअली में है क्या। तो ये एक्चुअली में HCHO है। क्या है बेटा? HCHO। इसके 2 मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। पता चला आता सब है, तुम्हें हल्की हल्की चीजें नहीं आती थी, ये इसकी वजह से आंसर्स गलत कराए। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल मिल गए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे। ठीक है बेटा, इस वाले में क्या करोगे, अगेन यू विल ब्रेक दिस। एक आपको मिलेगा CH2O और एक मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3 यानी आपको एक मॉलिक्यूल मिला किसका बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का, और एक मॉलिक्यूल मिला एसीटोन का। इस तरह से आप नाम भी याद रखना शुरू कर दो, अगर जिन्हें आते हैं बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं आते उनके लिए बोल रहा हूँ। इस वाले में तो तुम्हें यहां से भी तोड़ना है, यहां से भी तोड़ना है। तो ये तुम्हें मिलेगा CHO, इसको ग्लाइऑक्सल कहते हैं। मैंने तुम्हें शीट्स दी थी नॉमेनक्लेचर में, रिकॉल करो, जिनके पास नहीं हो किसी न किसी फ्रेंड से ले लें। और ये सब बहुत चीजें मैंने तुम्हें दी हुई हैं, तुम्हें कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नोट्स के मामले में। इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट और मिल जाएगा, है ना। इसका IUPAC सबके कॉमन नेम्स इस तरह से ना होंगे और ना ही आपको याद रखने। और यहाँ पर ये ब्रेकिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, सिंस रिंग वाला केस था और एक ही डबल बॉन्ड है, तो तुम्हें एक ही प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा जो ऐसा होगा। क्या आप समझ पाए बेटा? किसी भी क्वेश्चन में इसमें किसी को डाउट है? इन्हीं कंफ्यूजन बेटा, कॉपी कर लो। रिमूव करना बेटा इसको। Yes, sir. अब लेवल थोड़ा सा क्वेश्चंस का बढ़ाते हैं, लिखिएगा। A hydrocarbon, a hydrocarbon C7H12, a hydrocarbon C7H12 on ozonolysis, on ozonolysis gives a mixture, gives a mixture of propanone, propanone, methanol, methanol and propane diol, प्रोपेन डाइअल। मैं एक बार और बोल देता हूं, प्रोपेनोन, मीथेनल एंड प्रोपेन डाइअल। लिया?
A hydrocarbon C7H12 on ozonolysis gives a mixture of this, and this. Deduce the structure of hydrocarbon. Deduce the structure of hydrocarbon. फटाफट निकालिए, बताइए मुझे. वेरी गुड बेटा, ईशान, वेरी गुड. आपने सोच लिया बेटा, आंसर लिख दिया अभी? या भी आप निकाल रहे हो? देखिए, ये दिया हुआ है तुम्हें, है ना. अब इसमें तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी निकाल सकते हो. कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा?
फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2, और बाकी भी रहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय, तो ये सब तो है नहीं, केवल यहीं पर है, तो 7 + 1 माइनस 12/2, तो यानी कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें आ रहा है 2। समझ में आया? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और अगर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई 2 डबल बॉन्ड्स हो, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या रिंग हो। तो लेकिन अगर प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो तुमको 3 प्रोडक्ट्स दिए, 3 प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे तुम्हें? जब 3 प्रोडक्ट्स तब मिलेंगे जब तुम्हारा कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि भाई यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? 3 प्रोडक्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब यहाँ से ऐसे ब्रेकिंग हो और यहाँ से ऐसे बीच से एक प्रोडक्ट, इधर से एक प्रोडक्ट, इधर से एक प्रोडक्ट। क्या आप समझ पा रहे हो? एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं कि इसी से आप निकाल पाएंगे, एक आइडिया मिला आपने। तो जो प्रोडक्ट्स अपने पास दिए उनसे पीछे की तरफ आने को ट्राई करते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए? एक दिया है प्रोपेनोन, यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और एक दिया है मिथेनल। तो इन सब में एक एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये किनारे वाले होंगे। क्या आप समझ पा रहे हो? और जिसमें डाई अल लिखा हो उसको बीच में ट्राई करो फिट करने का, है ना? तो बीच में जब आप ट्राई करोगे तो एक ओ इसकी तरफ कर दो, क्योंकि आप मर्ज करोगे ना फिर। ऐसा मेरे ख्याल से प्रोपेन डाई है ना, तो ऐसा लिखेंगे हम। ये 3 प्रोडक्ट्स इस तरह से हैं, तो तुम क्या करोगे? इस ओ को हटा दोगे, इस ओ को हटा दोगे, और इनके बीच में डबल बॉन्ड फिट कर दो। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर मेरे ख्याल से परफेक्ट निकल आएगा। कोई बच्चा है जिसको ये समझ में ना आया हो? वैसे एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं तो और आसान हो जाएगा, सीधे ऑप्शंस में आप ऐसा ब्रेक कर करके देख लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर। इसको कॉपी कर लो बेटा, जिन्हें नहीं आया। यस बेटा, एवरीथिंग इज रिडक्टिव एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हो गया बेटा, एक और क्वेश्चन दू। आर यू रेडी? लिखिएगा। a hydrocarbon C8H14, a hydrocarbon C8H14 on treatment with ozone, on treatment with ozone, followed by reduction with dimethyl sulfide, followed by reduction with dimethyl sulfide, gives propanol
and cyclopentanone. Propanol and cyclopentanone. What is the structure of hydrocarbon? What is the structure of hydrocarbon? Very good. Very good. देखो कितने आसान तरीके से आप लोग आंसर्स निकालने लगे, लेकिन सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता है, जबकि इतने आसान तरीके से बाकी लोग आंसर्स कर रहे हैं। वेरी गुड। मेरे ख्याल से सबने सोच लिया। बहुत आसान है बेटा, प्रोडक्ट्स को केवल मर्ज कर देना और कुछ नहीं, ज्यादा इधर तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसने सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आपको प्रोपेनल है और एक साइक्लोपेंटेनोन है। साइक्लोपेंटेनोन आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इस स्टाइल में लिखना है कि वो एकदम आपको ऐसे आसपास नजर आए ओ, और फिर इन दोनों ओ को हटा दो और स्टाइल बस वही मर्ज करने की, डबल बॉन्ड लगा दो बीच में। ठीक, ये आंसर हो गया, सिंपल तरीका है। क्लियर है बेटा? अब इसमें एक केस है, मैं तुमको अगर पूछूं, ओजोनोलिसिस में लिखिएगा, ओजोनोलिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ ये लिखिएगा बेंजीन, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, और आंसर बताओ क्या 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 मिलता है, प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, आइडिया दो। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, सब रिडक्टिव की बात करते हैं। अगर नथिंग इज मेंशन्ड इन द एग्जाम देन अज्यूम रिडक्टिव। बताओ बेटा, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन क्या आंसर देगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, इस तरह से करिए, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, फिर आप करिएगा ओजोनोलिसिस ऑफ टॉलुइन,
ये करिएगा, ठीक है, इस तरह से आंसर निकालो। सर हम्म सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सम के बाद क्या हुआ बता सकते हो? क्वेश्चन के बाद मैंने ये दो दिए बेटा, इनके ओजोन बेंजीन एंड टोलुइन, ओके यू हैव टू राइट आंसर्स। Ozonolysis of benzene and ozonolysis of toluene. Share your answers now. हो पा रहा है बेटा? बेटा हिंट इसमें ये है कि इनके डबल बॉन्ड्स बनाओ बेटा, डबल बॉन्ड। जब तुम डबल बॉन्ड्स बनाओगे तो ब्रेक कर पाओगे, और इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डबल बॉन्ड बनाएं और ब्रेक करें उसके बाद। अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं तो तुम्हारा लेवल और अच्छा हो जाएगा। डाइमिथाइल बेंजीन, इसका भी ओजोनोलिसिस सोचिए बेटा, सबका डिडक्टिव ओजोनोलिसिस सोच रहे हैं आप।
गुड। वेरी गुड। डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया? यस। सबसे पहले बेंजीन पे आ जाते हैं, या मैं बेंजीन के बजाय तुम्हें अगर ये वाला स्ट्रक्चर दूं ना, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, फिर तुम सब में यही कर सकते हो। ये दिया हुआ है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया और किसी दूसरे बच्चे ने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो दोनों लोगों के आंसर्स अलग अलग होंगे। क्या ये बात आप समझ पाए, या आप समझ में आ रहा है ये? भाई, किसी बच्चे ने अगर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर चूज किया, तो उसको जो प्रोडक्ट आएगा वो ये ऐसे 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 ब्रेकिंग पे लिखेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए, इधर से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर से आपको लगभग वैसा ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ये दोनों सेम है ना। और नीचे वाले से आपको यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप लिखेंगे CHO CH। समझ में आया? लेकिन अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर चूज किया होता तो ब्रेकिंग ऐसी होती, और अगर ब्रेकिंग ऐसी होगी तो देखो इधर से ये दोनों एक ही कंपाउंड में आ जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। अब इधर वाले में देखो, ये वाला आपको CHO CHO देगा, और इधर से भी आपको CHO CHO मिलेगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया बेटा जो मैं बता रहा हूँ, या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो जवाब दो यार भाई। समझा सर। अब इसमें कौन सा आंसर सही है, इसके लिए एक ही चीज आपको माइंड में रखना है कि दोनों पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते, देखो बेंजीन के दो प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें चार्जेस नहीं होते हैं, उनको बनाना है हर बार आपको, और देखना है कि अगर एक जैसा प्रोडक्ट आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर अलग अलग आ रहा है तो उनको कॉम्पोजिशन वे में लिखना है। इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, सबको मिला दो, इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, इसका 1 मोल मिल रहा है, इसका 3 मोल मिल रहा है। क्या तुम सोच पा रहे हो बेटा? तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो लिखा जाएगा, इसका ओजोनोलिसिस अगर हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर इसका हुआ, तो आप ऐसा प्रोडक्ट लिखोगे कि CHO 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 ये आपको मिलेगा 3 में, और दूसरा प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O CHO इस 2 में, और जो एक प्रोडक्ट और मिल रहा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल रहा है आपको 1 रेशियो में। तो 3:2:1 रेशियो में ये 3 प्रोडक्ट आपको दिखाने, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, मोर देन 1 ऑप्शंस में लिख लिख के देगा वो, या फिर रेशियो पूछ लेगा सिंगल ऑप्शन के क्वेश्चन में। तो डिफरेंट वेज में आपको क्वेश्चन लिख कर दे सकता है सेम, और ये अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो इसको अच्छे से लिख लो
कि if benzene is mentioned in ozonolysis, then we have to write two principal resulting structures of benzene, and then we will break C double bond C bonds to write all products. लिख लो बेटा. बेटा बाकी आंसर्स भी निकाल लो बेटा, ये लिखने के बाद इसका आंसर्स आप निकाल लो, जो बाकी दो बच गए. या देखो आपको वही आंसर्स अब आ रहे हैं जो आपने पहले निकाले, या चेंजेस हो रहे हैं. सेम भी आ सकता है, दो आप जब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो आपको सेम आंसर भी आ सकता है, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन मिल सकती है. लेकिन अगर डिफरेंट आ गया तो आपको वो लिखना ही है. ठीक है बेटा. तो बाकी आप बेंजीन टॉल्यूइन का चेक कर लो एक बार. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आज की है, ये एग्जाम से बहुत आता है. हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले, या हो सकता है कि कोई एक बड़ा सी क्वेश्चन का एक पार्ट हो, और ये आपको क्वेश्चन क्रैक करने में बड़ी हेल्प करता है. तो इसमें लिख देते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं बेटा. बेंजीन रिंग लिखेंगे तो उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे आप प्रिंसिपल वाले बनाओगे, और दोनों में आप देखोगे तो 3 मोल्स ही CHO के आ रहे हैं. ठीक है, ग्लाइऑक्सिल के 3 मोल्स आ रहे हैं, है ना. और टोलुइन वाले में अगर आप देखोगे तो आप ऐसा टोलुइन बना लो या ऐसा टोलुइन बना लो, तो इसमें भी फॉर्चुनेटली
ये आपको वैसा ही प्रोडक्ट देंगे, मेरे ख्याल से एक मिलेगा CH3COCHO और मिल जाएगा CHO के 2 मोल्स। मैं करेक्ट बेटा? देख लो, दोनों से आपको वही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशियो विल नॉट चेंज। आप पहले वाले से करो या दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करो, यू आर गोइंग टू द सेम आंसर। कॉपी कर लो बेटा, जिनको ये भी नहीं आया था पहले। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट नोट बोलो बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस के लिए। सर 1 ये सब अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेंजीन वाला पार्ट। हाँ, डन सर। चलिए अब लिखेगा ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस, इसके लिए नोट लिखिए बेटा। लिखिएगा फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ओजोनाइड, ओजोनाइड is treated simply with water or H2O2, सिंपली विद वाटर और H2O2। मतलब बताओ जिंक क्या हो गया बेटा यहाँ पर? एब्सेंट। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, तो आपने जिंक हटा दिया, यानी खाली आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। ठीक है, वो लिखा हुआ है सिंपली विद वाटर और H2O2। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट we get carboxylic acids and ketones. We get carboxylic acids and ketones. कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें सिंपल वे में अगर मैं आपको एग्जांपल लिख कर दूं, ये या ये छोड़ो, ये तो इसमें बड़ा आसान है आपके लिए आंसर लिखना। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ऐसा देगा तुम्हें, ओजोन लिखा होगा और इसके बाद H2O या फिर H2O2 लिखा होगा। तुमको ये तोड़ देना है पहले वाले स्टाइल से, जहाँ कीटोन बन रहा है वहां तो कीटोन बनाएंगे, लेकिन जहां पर एल्डिहाइड बना रहे थे उसको एक और इस तरह से ऑक्सीजन दे करके कंटिन्यू कर देंगे, CH3COOH। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया बेटा? अगर यस मान लो दोनों तरफ से कीटोन मिलता तो इसमें और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।
कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें। यस सर। अब नेक्स्ट लिखिएगा ऑक्सीडेशन में बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट इसको बोलते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये पर्पल कलर का होता है। एंड आफ्टर रिएक्शन it gets decolorized. ठीक है, और एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट एक्चुअली में टेस्ट है अनसैचुरेशन का। अगर कोई कंपाउंड ये बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इतना पहले लिख लो बेटा। रिमूव दिस कर लिया सबने। यस सर। लिखिएगा एल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद cold alkaline KMnO4, alkenes on treatment with cold alkaline KMnO4 give vicinal glycols, VICINAL, vicinal glycols. In the bracket you can write 1,2 diols. बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको याद रखना है। समझ लो कि ये एक एल्कीन है, इस पे तुमने KMnO4 डाल दिया, कोल्ड एल्कलाइन, तो तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सिंपली 2 OH ऐड कर देना है इस तरह से। ये एक सिन एडिशन है, सिन एडिशन ऑफ 2 OH। इसको आप अच्छे से लिख लो बेटा, ये हाईलाइट कर लेना सिन एडिशन वाला पार्ट। ऑल्दो इसमें मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, बट अगर आप चाहो तो ऐसा लिखकर दिखा सकते हो, केवल ये बताने के लिए जो MnO4 माइनस है वो अटैक करता है। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, शिफ्टिंग आप दिखा सकते हो लाइक दिस। तो काइंड ऑफ एक साइक्लिक इंटरमीडिएट आपको बनाएगा वो ऐसा, ये इस तरह से जुड़ जाता है। इसको साइक्लिक इंटरमीडिएट बोलते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, मैग्नेट एस्टर इसको लिख सकते हो आप, साइक्लिक मैंगनेट एस्टर। और इसका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है एल्कलाइन मीडियम में,
तो आपको करना क्या है बेटा, ये बॉन्ड तोड़ देना है, ये बॉन्ड तोड़ देना है ना, और यहाँ OH बना देना है, यहाँ OH बना देना है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। इसको लिख लो बेटा। ये नीचे वाला जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये जरूरी नहीं एग्जाम में आया है। मेन वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, सिन एडिशन ऑफ 2OH, वो भूलना नहीं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक नोट लिखेगा यहाँ पर बेटा, ये कॉपी कर लिया, यस नोट लिखिएगा। सिमिलर सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिमिलर sin hydroxylation, similar sin hydroxylation, similar sin hydroxylation is done using OSO4, इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड followed by हाइड्रोलिसिस। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा वहां करते थे बिल्कुल यही करना है, आंसर वही लिखेंगे, केवल रिएजेंट बदल गया। मतलब इस बार OSO4 है। हाइड्रोलिसिस के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं Na2SO3, सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। तो जो भी एल्कीन दिया होगा एग्जैक्टली उसी मैनर में जैसे थोड़ी देर पहले हमने कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर में किया था, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो OSO4 है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का इंटरमीडिएट बनाता है जैसे MnO4 बनाता है, MnO4 माइनस। तो समझ लो कि ये C डबल बॉन्ड C है, तुमने जैसे MnO4 लिखा था वैसे ही समझ लो यहाँ OSO लिखा हुआ है, तो ये OSO4 का स्ट्रक्चर आप ऐसा बना लो। तो जैसे वहां पर इंटरेक्शन दिखाया है, यहाँ पर भी वैसा ही इंटरेक्शन दिखा रहे हो आप। यहाँ पर ऐसा किया, ये यहाँ से शिफ्टिंग कराई, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, O फिर OS और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो उसी तरह का यहाँ ब्रेकिंग दिखा देते हैं। ये एग्जैक्टली सेम मैनर में आपको लिखना है, इसको भी कॉपी कर लो। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो?
प्रीवियस पेज, ये वाला बेटा, नहीं सर। ये वाला चाहिए, ये वाला ना। हाँ हाँ। नहीं सर। लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट एक और रिएक्शन रह गया, उसके बाद ही खत्म।